अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लोजिंग आवर। मैं हूं इरफान हैदर। नाज़रीन, बानी पीटीआई ने एक दफ़ा फिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। बानी चेयरमैन जेल से क़यादत करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि जिसके क़यादत वो अडियाला जेल से करेंगे, उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कल 9 मई केस में पीटीआई के एमएनए और दीगर रहनुमाओं को कैद और जुर्माने की सजाएं सुनाई, जबकि साने 9 मई में मुलव्वस हजारों अफराद के पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। दूसरी जानब तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी ने अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया है। इन्हीं मौज़ूआत पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। शनीला अमार साहिबा तजियाकार हैं, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। मसूद रजा साहब नामवर एंकर हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और परवेज संदेला साहब मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आपके भी मशकूर हैं। शनीला अमार साहबा, वफाकी दारुल हुकूमत को ही मरकज़ बनाया जाता है एहतजाजी तहरीक का। ये पिछले हम तकरीबन 15 सालों से देख रहे हैं। कई धरने 2011 का, फिर 14 का, फिर उसके बाद हमने देखा कि वफाकी हुकूमत के अंदर, वफाकी दारुल हुकूमत में आके केपी के हुकूमत ने भी बारहा चढ़ाई करने की कोशिश की, नाकामी हुई। अब ऐसा बानी पीटीआई क्या करने जा रहे हैं जेल से बैठ के कि उन्हें लगता है कि एहतजाजी तहरीक कामयाब हो जाएगी, या ये फ्रस्ट्रेशन है, कोई बात बनती हुई नजर नहीं आ रही, गम और गुस्सा है जिसमें ये फैसला किया गया? बहुत शुक्रिया इरफान। आपका जो आखिरी जुमला है वो बिल्कुल ठीक है कि गम और गुस्सा है जिसमें आके ये जो फैसला किया गया है। एक तो उनको एतमाद नहीं रहा अपनी क़यादत के ऊपर। वो जो बार हमारे सामने खबरें भी आ रही है जिसमें को कह रहे हैं अब मैं खुद लीड करूंगा। तो ये जो लीड करने वाली बात है वो इसलिए की जा रही है कि अब उनकी क़यादत पे एतबार नहीं, कि क़यादत जो इनकी बाहर मौजूद है, वो असेंबलियों के अंदर बैठी हुई है, वो केपीके के अंदर हुकूमत में बैठी हुई है, लेकिन ग्राउंड पे इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। अब जो बानी पीटीआई है वो अब फ्रस्ट्रेशन में ये काम करने तो जा रहे हैं, लेकिन बात ये कि वो अपनी ट्रेन को मिस कर चुके हैं। अब हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा कौन सा खतरा है कि वो उनकी तरफ आएंगे किसी डील के लिए? जिस वक्त 2024 के इलेक्शन हुए थे उसके बाद एक चांस था, अगर वो कोई बड़ी तहरीक बना लेते, कोई मोमेंटम क्रिएट कर लेते, तो कुछ ना कुछ उनके लिए रिलैक्सेशन मिल जाती, या एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत किसी ना किसी डील के ऊपर आ जाती। लेकिन अगर आप देखें तो हुकूमत के पांव भी मजबूती से जम चुके हुए हैं। जो उनको बड़ा खतरा था इकोनॉमी जो है बेहतर होती जा रही है। आईएमएफ तारीफ कर रहा है, ब्लूमबर्ग तारीफ कर रहा है, और दूसरे इदारे जो हैं वो पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर कर रहे हैं। तो हुकूमत को जो कोई उस पर खतरा नजर नहीं आ रहा। जो एस्टैब्लिशमेंट की साइड से जो क्यादत कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीफ, वो फील्ड मार्शल बन चुके हुए हैं, वो एक फाते की सूरत में सामने आ चुके हुए हैं। शुरू में तो देखा गया तो उनके खिलाफ तहरीक चलाई गई, 9 मई को किया भी यही कहा जाता है कि उनके खिलाफ बगावत की गई, लेकिन अब उनको अपनी जो इदारे है उसकी तरफ से मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अब वजीर आजम के साथ वो जो अभी बैरूनी दौरे हैं उस सब में उसके साथ शामिल है। तो अब कौन सी ऐसी चीज होगी कि जिसकी बुनियाद पे जो है वो एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत ये फील करेगी कि इमरान बहुत पावरफुल हैं, हमें इमरान के पास जाना चाहिए? तो ऐसी कोई चीज मुझे तो नजर नहीं आ रही, और ना ही अभी तक वो कोई ऐसी तहरीक बना सके हैं। जबकि जब भी कोई तहरीक आती है वो केपीके की तरफ से आती है, वहां के वसाइल इस्तेमाल होते हैं, वहां से लोगों को लेके आया जाता है, और उसके बाद भी वो नाकामी का ही से दो चार होती है। तो अब वो खुद जेल में बैठ के पूरी क्यादत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करके किसके जरिए तहरीक चलाएंगे? बैरिस्टर अली जफर के जरिए, जिसके बारे में खुद सब कहते हैं कि वो भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही कोई ताल्लुक रखते हैं। तो कौन सी चीज है इमरान के पास, अब कौन सी गीदड़ सिंह है जिसके जरिए वो मजबूर करेंगे एस्टैब्लिशमेंट को कि वो आए और आके उनके साथ बैठे और उनके साथ मुज़ाकरात करें? मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, शनीला अमार साहबा कह रही हैं कि कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है। परवेज संदेला साहब, हुकूमत के पास कोई ऐसी गिदड़ सिंगी है कि उन्हें कोई परवाह नहीं है, जितना एहतजाज करें, वफाकी दारुल हुकूमत का रुख करें या दीगर सूबों में एहतजाज करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता? आप सेफ जोन में अपने आप को समझ रहे हैं, या जिस तरह फैसल चौधरी साहब फरमा चुके हैं एक टीवी शो में कि अब हुकूमत को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना खान साहब के पास ऐसा कुछ हुकूमत को देने के लिए है कि वो डील की पोजीशन में आए? नहीं, ये बात तो ठीक है। मैं किसी हद तक ये बात ठीक है कि इमरान खान साहब से हुकूमत को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हुकूमत जो है इस वक्त बड़े सेफ जोन में है, और उसकी बहुत सारी रीजनें शनीला बहन जो है वो बता चुकी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब कुछ देने की पोजीशन में है। देखें, इमरान खान साहब 26 नवंबर वाला जो उनका वो जो एक कातलाना इस्लामाबाद पर हमला था ना, तो अगर वो ये ना करते ना तो बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ शायद ये लेन देन कर लेते। प्रेशर था उस वक्त हुकूमत के पास, बेलारूस के सदर इफ आई एम नॉट रॉन्ग के वो आए हुए थे,
और पाकिस्तान की हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि पूरी दुनिया में इस किस्म की कोई तस्वीरें जाएं, इस किस्म की वीडियो जाएं, इस किस्म का कोई माहौल बने, तो उस वक्त अगर कुछ इमरान खान साहब बैठ जाते, बुशरा बीबी बात मान लेती और हुकूमत के साथ अगर कुछ लेन देन कर लेते ना, लेन देन ही है ना, इसको सादे लफ्जों में कहा जाएगा, तो शायद कुछ मुमकिन था। लेकिन आज की तारीख में देखिए पाकिस्तान, मैं आज एक सुबह सुबह जब हम उठे ना, तो मैंने देखा कि सदर ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि पाकिस्तान का वफद आइंदा हफ्ते अमेरिका आ रहा है। यार ये कभी जिंदगी में हिस्ट्री में सुना था हमने? हम तो यहाँ पे रेड कारपेट बिछाते थे, हम तो यहाँ पे एयरपोर्ट से जाते थे, हम तो यहाँ पे उनके लिए मतलब कि वीआईपी किस्म का माहौल पहले से क्रिएट करते थे और ऐलान करते थे कि अमेरिका का वफद आ रहा है। अमेरिका की तारीख में क्या आज तक हुआ है कि उनका प्रेसिडेंट कहे कि पाकिस्तान का वफद आ रहा है? तो हुकूमत अगर देखा जाए तो इस वक्त अपनी सेफ जोन की बुलंदियों पर है। फिर इस वक्त आप ये भी देखें कि इस मुल्क में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके मिसाइल चल रहे हैं वो एक पेज पे नहीं है। तो यहाँ पर जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनके साथ जिस तरह वो पूरी दुनिया घूम रहे हैं और वापस आते ही अपने अपने काम पर, कल जो उन्होंने मतलब कि इंडिया को जवाब दिया, बताया कि भजन जो हमारी रेड लाइन पानी है और हमारी अमन की कमजोरी, अमन को कमजोरी ना समझा जाए। और आज वजीर साहब जो आते ही वो चले गए हैं, वहां पर कोयटा चले गए हैं। तो मुझे नहीं लगता इमरान खान से खतरा है। हाँ, इमरान खान साहब ने अगर कुछ करना है तो इमरान खान को लीड करनी पड़ेगी तहरीक, अपने लोगों को मनाने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए क्या करना है। भजन 350 लोग इलेक्टेड है इमरान खान के पास, 100 से ज्यादा कौमी असम्बली में, 100 से ज्यादा पंजाब असम्बली में और 100 से ज्यादा इस वक्त केपीके असम्बली में है। उनके पास सेनेटर हैं, सिंध में है, लेकिन 350 साल इलेक्टेड लोगों के होने के बावजूद 10 लोग इमरान खान के कहने पे बाहर नहीं निकल रहे, या कोई 50,000 कोई 10,000, कितना मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए इमरान खान साहब को बिल्कुल क़यादत करनी चाहिए, अपनी पार्टी की क़यादत को जगाने के लिए, उन्हें इस काबिल बनाने के लिए कि वो तहरीक चला सकें। लेकिन मुझे ये सब होता हुआ नजर आ नहीं रहा, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी पार्टी जो है ना, उनमें से तो मुझे देखें अपनी अपनी जगह पे सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब अगर जेल में है, उनकी वाइफ जेल में है, तो किसी को परवाह लगती है आपको? जैसे कि मतलब कि वो तहरीक इंसाफ के लोग एक्ट कर रहे हैं जैसे कि तहरीक इंसाफ के, और मेरे ख्याल में वो ठीक कर रहे हैं। मुल्क एक शख्सियत से आगे होना चाहिए, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बाहर बैठी हुई है, जो असम्बलियों में है सिवाय इमरान खान, उनका रवैया यही है कि वो अपने मुल्क के साथ, अपने पाकिस्तान के साथ, रियासत के साथ इसी तरह रहे जो रवैया उनका अभी है। हाँ, कभी कभार वो इमरान खान को दिखाने के लिए अपने वर्करों में कुछ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लिए कोई ऐसे बयान दे देते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे नहीं लगता हुकूमत को किसी किस्म का खतरा है इस वक्त इमरान खान या किसी तहरीक से। अच्छा मसूद रजा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह हमने देखा कि भारत को जिस तरह पाक फौज ने और पूरे मुल्क ने हमारे जवाब दिया, वो ऐसी माजी में मिसाल, इतनी वाज़ेह मिसाल नहीं मिलती। तो आप समझते हैं कि इसके बाद भी जाहिर है अब पोजीशन वो नहीं रही बानी पीटीआई की या पीटीआई की, तो उनके पास कितने ऑप्शंस रह गए हैं? कोई है वो लेन देन की पोजीशन में है, या जो अब उन्हें कहा जाएगा वो करना पड़ेगा? बहुत शुक्रिया इरफान साहब। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि उनके पास, देखिए डील करने की बात कौन करता है? डील करने की बात हमेशा हुकूमत की तरफ से आती है, बाहर बैठे यूट्यूबर्स की तरफ से आती है, कुछ सहाफियों की तरफ से आती है। क्या इमरान खान का डायरेक्ट मैसेज कभी भी आया कि मुझे डील करनी है? इमरान खान का जो मौकिफ हमारे सामने है, एक सहाफती अंदाज से अगर मैं आपसे बात करूं, तो उसका मौकिफ यह है कि मेरी गिरफ्तारी के वक्त जो हालात थे उस पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए, 9 मई के वाकयात पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए। मुझे अपने लिए कोई डील नहीं करती, मुल्क के मफाद के लिए मिल बैठना है तो बात करनी है। बात करने के लिए मौजूदा हुकूमत ये बेबस हुकूमत है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली हुकूमत है, तो मुझे इनसे बात नहीं करनी, बात करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। यही मौकिफ है ना इमरान खान का, एक साफ ना अंदाज से आप देख ले, और कोई मौकिफ इमरान खान का नहीं मिलेगा। लेकिन डील की बात, अच्छा इमरान खान कोई प्रॉब्लम नहीं है हुकूमत के लिए। अभी आपने देखा कि कल गालिबन ये परसों मरियम साहिबा जब एक तकरीर से खिताब कर रही थी, तो फिर उन्होंने फितने का जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन 9 मई वाले और 28 मई वाले। भाई अगर वो मैटर नहीं करता तो आपकी हर तकरीर में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों है? मसला यह है कि हुकूमत की लेजिटिमेसी एक सवालिया निशान है, और उस पर सहाफी हो, मुल्क के अवाम हो, बैरून मुल्क, यानी इस इलेक्शन के ऊपर तो हर पूरी दुनिया ने लिखा ना ये इलेक्शन कैसा इलेक्शन था। तो हुकूमत की लेजिटिमेसी का मसला है। फिर ये हुकूमत है कैसी हुकूमत, कैसे वजूद में आई है? वोट को इज्जत दो का नारा कहां है?
ठीक है, पीपल्स पार्टी की जो जद्दोजहद है जमहूरियत की बहाली की, आमियत के खिलाफ लड़ने की, वो आज कहाँ है? तो बहुत सवाल है जो कहे नहीं जा सकते। मीडिया कितना आजाद है, 26वीं तरमीम के बाद आपने आइन का क्या हाल किया है और क्यों किया है? तो ये सवालात हैं। दरअसल हुकूमत इस वक्त मैं अगर कहूं ना तो मोदी के नक्शे कदम पे चल रही है। मोदी ने क्या किया कि 2014 में जब आया तो उसे बड़ी पजीराई मिली, वो जीत कर आ गया। तो उसका मानना यह था कि अब इस मुल्क में सियासत सिर्फ मैं ही करूंगा। किसी हद तक इमरान खान साहब का भी यही मानना था। जिस वक्त वो ये करते थे उस वक्त हम कहते थे कि सोलो फ्लाइट आपकी नहीं चलेगी। आज हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत अपनी ऑपोजिशन को दबा रही है। ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर तक जिसने बात की उसको बंद कर दिया, उसमें केसेस बन गए। इमरान खान पर 300 केसेस हैं, 45 साल की सजा है, और अब वो तहरीक चलाने की बात करेगा तो और केसेस बन जाएंगे। उसकी पूरी क़यादत यास्मीन राशिद कैंसर पेशेंट है, बंद है, एक 85-90 साल की गालिबन खातून है, वो किस कसूर में बंद है? यानी सियासी कैदी भी है आपके यहाँ, आप कहें नहीं कोई नहीं मानेगा। तो हुकूमत के मौक़िफ़ में बड़ी कमजोरी है। भाई मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं आपकी गुफ्तगू से। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह 9 मई जिन्होंने किया, जो वीडियोस में मौजूद हैं, जिनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं, अब तो फैसले भी आना उनके खिलाफ शुरू हो गए हैं, तो क्या उन्हें आप कह रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करना या उन्हें जेल में रखना ये जुल्म है? तो फिर इस तरह कानून की हुक्मरानी कैसे कायम होगी? ये भी तो एक सवाल है ना। देखिए, केसेस इस दौर में जिस तरह से चल रहे हैं उन पर सवाल है ना। हाँ, केस स्लो जरूर है। आप ये देखिए, केस स्लो है। आलमी अदालत इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम पर को कहा है कि ये अदलिया को कमजोर करने और जमहूरियत को कमजोर करने की कोशिश है। ये कहा है ना, इंटरनेशनल फोरम कह रही है। तो हुकूमत तमाम चीजों को, उसके तमाम इक़दाम जो है सिर्फ एक ही चीज पर मरकूज है। देखिए, उसको करना क्या था? हुकूमत को महंगाई कम करनी थी। महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं तो क्यों बढ़े? या तो रेमिटेंसेज आई हैं या कर्जा मिला है। ज़राअत में आपका डिक्लाइन है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आपका डिक्लाइन है, ये आपका इस्लाहात में आप नहीं कर सके, एक्सपोर्ट में आपका डिक्लाइन है, इस्लाहात आप नहीं कर सके, बीमार ऑर्गेनाइजेशंस को आप ठीक नहीं कर सके। आप 2 साल हो रहे हैं, आपको 1.5 साल हो रहे हैं, इससे पहले की हुकूमत है वो आप उसका तसलसल है, तो आप जो प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सके। बजट पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में है। वो जो दोस्त कहते थे ना कि बजट IMF की शराइत पर, IMF के नाम के सामने गिरवी रख दिया मुल्क को, पहली मर्तबा है इरफान साहब कि IMF की शराइत पर बजट आपको बनाना है। वो देखेंगे कि उनकी शराइत में बजट बनाए तो फिर आगे प्रोग्राम चलेगा, वरना प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो इतने मजबूर हैं इस वक्त हम, तो मईशत कहां से बेहतर है भाई? और क्या कह रहे हैं बैनुल अक़वामी इदारे कि आप अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेकर आए। IMF भी कह रहा है, चाइना भी कह रहा है, दीगर ममालिक भी कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि अगर पाकिस्तान की मईशत को खतरा है तो गैर मुल्की कमोडिटीज की प्राइस बढ़ने से या मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम से है। तो ये कहना कि इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इमरान खान की पार्टी वो पार्टी है जिसने 2024 के इंतखाबात में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की, बावजूद इसके कि उसके पास निशान नहीं था, बावजूद इसके कि उसके कैंडिडेट पकड़े जा रहे थे बदतरीन हालात में। तो उसकी मकबूलियत उस वक्त भी मौजूद थी, अब भी मौजूद है। इंडिया के साथ जो हमारे मामलात रहे, देखिए वो जब भी होंगे पूरी कौम अपनी अफवाद के पीछे खड़ी होगी, तो उस मामले को इस मामले से कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग मामला है। बदकिस्मती ये थी कि बहुत सारे PTI के लोग जो है वो साथ नहीं खड़े थे, और बाकायदा सिर्फ साथ खड़े होना नहीं, वो तनकीद तो कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब खामोश रहे, लेकिन वो खुद मोदी के हक में बयानात दे रहे थे। ऐसी भी चीजें हमने देखी हैं। उसमें अलीमा खान साहिबा का बयान भी मौजूद है। पार्टी जो है ना वो इमरान खान है, उसके अलावा और कोई पार्टी नहीं है। अच्छा। बाकी तो ऐसे लोग हैं कि उनको वो खुद से खड़े हो काउंसिलर की सीट नहीं जीत सकते, मगर इमरान खान ने जिसको खड़ा कर दिया था, ये हकीकत है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल एक अनबाइस्ड साथियाना तजजिया करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कहना कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो भाई आपकी हर तकरीर में, हर जगह जहां पर आप खड़े होते हैं, वजीर आजम साहब अब उन्होंने कुछ कम किया जब से इंडिया का मामला हुआ, वरना आप उनको देख लीजिए, आप बिलावल साहब की तकरीरें देख लें, आप यहाँ शर्जील लेना मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, आप वहाँ अजमा बुखारी की देख लें, आप मरियम की देख लें, हर में इमरान खान क्यों है अगर वो मैटर नहीं करता। ठीक है, शनीला अमार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे साथ पिछले शो में तारिक अजीज साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वफाकी दारुल हुकूमत से मौजूद थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, जो उनकी खबर है उनके मुताबिक कि जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की पोजीशन है, इस पोजीशन पे रियासत को बानी PTI काबिल कबूल है,
लेकिन वो इस पोजीशन पे भी तैयार नहीं है आने के लिए या बात करने के लिए। पोजीशन से आपकी क्या मुराद है कि बस वो चुप करके घर में बैठ जाएं, कोई सियासत वगैरह ना कर रहे हो? एस्टैब्लिशमेंट को ये मंजूर है इमरान खान की पोजीशन ये है कि जाहिर है उनके भाई वजीर आजम है नवाज शरीफ, खुद उनके इख्तियारात कहाँ तक हैं ये आप जानती हैं, एक MNA है बस वो। और देखिए बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ जो है वो कभी भी कबूल रहे नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका मसला यह है कि किसी ना किसी टाइम के ऊपर आके वो अपने इख्तियारात के ऊपर सवाल करना शुरू कर देते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है उसके इख्तियारात होने चाहिए, वो हर चीज के लिए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ मत देखें। शहबाज शरीफ साहब में और उनकी सियासत में यही फर्क है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं हर चीज के ऊपर, नवाज शरीफ जो है वो हर चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जिसकी वजह से हमने फिर ये भी देखा था कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जो है वो घर भेज दिया गया। उस वक्त डोरियां कहां से हिल रही होती थी। बल्कि अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले ही मैं वो फरहतुल्लाह बाबर साहब की जो किताब है ये वही पढ़ रही थी, तो रीइंस्टेट कैसे हुए थे इफ्तिखार चौधरी का 111 ब्रिगेड जो थी प्रेसिडेंट हाउस में पहुंची हुई थी, जिसकी वजह से उनको रीइंस्टेट करवाया गया। तो यहां तक तो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मुदाखलत जो है हमारे मामलात के अंदर कर रही होती है। 2014 के धरने में भी हमें याद है कि जब नवाज शरीफ साहब को जनरल लीडरशिप की तरफ से मैसेज गया था मलिक रियाज के जरिए कि जी आप रिजाइन कर देते, तो उन्होंने कहा मैं तो बैठा हूं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में आए, जिसने आके रेजिग्नेशन हमसे लेना वो ले ले। और हमने इसी मुल्क के अंदर देखा था कि इमरान खान जैसा वजीर आजम, उसके दाएं तरफ जनरल बाजवा बैठा होता था कैबिनेट मीटिंग में, बाएं तरफ जो था जनरल फैज बैठा होता था। तो ये एक पाकिस्तान की हिस्ट्री है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते कि एस्टैब्लिशमेंट को इस हद तक अंदर आने दिया जाता है। और आने कौन देते हैं कि वो पॉलिटिशियंस ही आने दे रहे होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज करके उनको लेके आ रहे होते हैं। सारे पॉलिटिशियन तमाम बड़ी जमातों के तकरीबन देखें होता यह है ना कि हमारे जो सियासत की जो चीजें ना बहुत ज्यादा उनके लिए नैरो कर दी जाती है। अगर इमरान खान, मैं इमरान खान को कहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो आज हाइब्रिड रिजीम नाफिज है, जो हम सबके हाथ पांव बांध दिए गए, उसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रेट है, जो कसूरवार है, वो इमरान खान है। कोई मेरे साथ अगर किसी ने एग्री करना है वो करे, नहीं करना ना करे। 2000 जब बेनजीर और जरदारी जो थे उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि मिसाके जमहूरियत हो गई, हमने एक दूसरे की हुकूमत नहीं गिरानी, 5 साल पीपल्स पार्टी पूरे करके गई थी। उसके बाद किसने इमरान खान का हवा क्रिएट किया ना, एस्टैब्लिशमेंट ने किया, क्योंकि उनको खतरा था कि नवाज शरीफ जितने पावरफुल होंगे वो हमारे लिए खतरा बनेंगे। तो इमरान खान को क्रिएट किया गया। वो इमरान खान आए, उन्होंने एक मौजूदा टाइम में शकीला मार साहब ये खतरा है ना, इमरान खान पावरफुल होंगे तो भी खतरा होगा। देखें नहीं होंगे। इमरान खान कभी भी उतने पावरफुल होकर कभी भी एस्टैब्लिशमेंट के लिए खतरा नहीं हो सकते। इमरान खान आज एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इसलिए कि मुझे दोबारा से गोद में बिठाओ। वही इमरान खान है जिसने हाथ पांव तोड़े और सब पॉलिटिशियन को और एस्टैब्लिशमेंट के हवाले कर दिया। इमरान खान अगर सियासत करते अपने दौरे हुकूमत के अंदर इस तरह के केसेस ना बना रहे होते, हर रोज खड़े होकर मुंह पे हाथ फेर के ये ना कह रहे थे कि तुम्हें मैं जेल में डालूंगा, तुम्हारा एसी बंद करूंगा, तो सियासत करते तो सियासतदान उससे निबड़ लेते। एक तरफ आप एस्टैब्लिशमेंट का मुकाबला करें, एक तरफ आप सियासतदान का मुकाबला करें, तो फिर सियासतदान के पास ऑप्शन यही रह जाता है कि वो भी एस्टैब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठ जाए। तो मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार इमरान खान खुद हैं। अब वो इससे कैसे निकलते हैं मुझे नहीं पता। उनको लार्जर देन लाइफ बना दिया जाए, उनके बारे में कह दिया जाए कि वो हर वक्त उनका जिक्र हो रहा था, उनकी पॉपुलैरिटी का के बारे में जो कुछ मर्जी कह दिया जाए। 2018 में उनके पास सीटें नहीं थी, उनको दी गई थी, तब नवाज लीग का मैंडेट मारा गया था। सबको पता है कि आरटीएस कैसे बिठाए गए थे, सबको पता था कि नवाज को कैसे डिस्क्वालीफाई किया, सबको पता था महकमा ज़राअत जो कहा जाता था किसको कहा जाता था, खलाइक मखलूक कौन थी। ये इस पाकिस्तान की तारीख है, लेकिन इस पाकिस्तान की तारीख को दुरुस्त किया जा सकता था अगर इमरान खान जैसे चीजें क्रिएट ना की जाती यहां पर। ठीक है परवेज संदेला साहब, पाकिस्तान की तारीख के दुरुस्त करने की बात हो रही है, कौन सी जमात ऐसी है जो इस तारीख को दुरुस्त कर सकती है? मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है इसे दुरुस्त करने के लिए? सर मेरा ख्याल है कि मैं मसूद भाई की बातें सुन के बड़ा परेशान हूँ कि मैं किस मुल्क के बारे में कुछ सुन रहा था। मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ और मेरे लिए बड़ा परेशान है। मैं तो बिलीव करें कि सकते में आ गया हूँ, पता नहीं कौन से मुल्क के बारे में, किस चीज के बारे में बातें कर रहे थे, जिस किस्म की चीजें ये बता रहे थे। बट एनी हाउ मेरे ख्याल में इस वक्त जो मुल्क दुरुस्त करने की बात है ना, वो इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि हमारे जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान थे, उन्होंने जो अपनी तकरीर यूट्यूब की एक तकरीर में फरमाया ठीक 2 हफ्ते के बाद हुकूमत में जाने के बाद कि पाकिस्तान जो है ज्यादा 2 या 2.5-3 हफ्ते के बाद बैंकरप्ट हो जाएगा, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तान के रिजर्व खत्म हो गए हैं, पाकिस्तान के पास मतलब कुछ भी नहीं रहा। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अपने रिजर्व देख लें, अपने दुनिया भर में सफारती तलकात देख लें, और सबसे बड़ी बात है अपने से 6 गुना बड़े
मुल्क को, हिंदुस्तान को, आपके अजली दुश्मन को, जो उनका हाल हुआ पड़ा है, जो दुनिया में उनके साथ, फिर दुनिया उनके साथ कह रही है कि पूरी दुनिया में एक मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा है। और दूसरी तरफ अब देखें, आपका, मैं फिर वही कहूंगा, मिसाल दूंगा यहाँ पे अमेरिका वाली, कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो क्या कह रहे हैं। वो आपको इमदाद देने की बात नहीं कर रहे, आपको हेल्प आउट करने की बात नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं कि हम आपसे ट्रेड करना चाहते थे। और अगर अमेरिका आपसे कोई ट्रेड करना चाहता है, साथ में वो कह रहा है कि पाकिस्तान के लोग बड़े शानदार है और पाकिस्तान की क़यादत बड़ी समझदार है। देखिए, और आप क्या चाहते हैं? या फिर आपने वही चाहना है कि भावें पेट्रोल 500 का लीटर हो जाए, लेकिन सानू इमरान खान चाहिए सारे चोर चुके अंदर फुट दो। अब ये वाला वज़ीर आज़म नहीं है, तो अब अगर इसको कोई मिस कर रहा है तो वो करे। मैं तो कम अज कम उसको मिस नहीं कर रहा, या मुझे तो ऐसा वज़ीर आज़म नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो अपने दुश्मन को भी जवाब दे रहा है, जो दुश्मन को बता रहा है कि भाई हम, जब हमारी बात सलामती की आएगी तो फिर हम अपने इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग 22 दिन इंतजार करने के बाद जवाब देते हैं। हम लोग लड़ाई झगड़ा करने के वाले अपने, देखिए ईरान के साथ आपके तलकात, तुर्की के साथ, फिर अभी आप पूरी दुनिया में जा रहे हैं, जहां पर आपने जाकर दुनिया को बताना है कि हमारा मौक़िफ़ क्या है। तो यही है ना, वो करना है। अब देखें, अगर इस यूट्यूब, अब देखें जो हम इस टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं, जहां पे मसूद भाई बैठे हैं, मेरी बहन बैठी है, आप बैठे हैं, ये अब आपका चॉइस है ना, आप हम इसी पे सवाल किए जा रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स मोर। लेकिन अगर आपने पूरा प्रोग्राम इमरान खान के बारे में ही करना है तो वो जिंदा है, कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके बाद 2-4 ट्वीटें होंगी, उसके बाद यूट्यूब के प्रोग्राम आएंगे, 2-4 टीवी में और होगा, इमरान खान जिंदा है। लेकिन अगर यहां भी उनके बारे में बात खत्म हो जाएगी, देखें 350 बंदा तो उनको मान ही नहीं रहा कि वो लीडर है। अगर आप अपने सूद भाई कहते हैं कि इमरान खान ही पार्टी है, कैसे इमरान खान पार्टी है? 350 लोग इमरान खान की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो उनके कहने पर ना सड़कें गर्म करते हैं, वो ना उनके कहने पर बाहर निकलते हैं, ना उनके कहने पर प्रोटेस्ट करते हैं, ना उनके कहने पर कोई और काम करते हैं। तो इमरान खान नो वे है। वो जैसे कहते हैं ना कि इमरान खान, वो पिछले दिनों एक लफ्ज बोला कि ही इज डन, तो वो डन है। 2-4 टीवी टॉक शो में वो जिंदा है, कुछ लोगों के ट्विटर हैंडल पर जिंदा है, कुछ लोगों के यूट्यूब चैनल पर जिंदा है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को इमरान खान की आनी मुड़ जरूरत है। और फर्ज किया अगर इमरान खान को बाहर आना चाहते हैं, इलेक्शन जिताना चाहते हैं, तो उसके बाद उससे कमाना क्या? आपने 3.5 साल में देख लिया ना वो क्या करके गया। अभी दिल नहीं भरा, अभी आप लोगों की तसल्ली नहीं हुई, तो आप दोबारा दे लाए उनको, मुझे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रहा आइंदा आने वाले 5-10 साल 15-20 साल। साड़ी ते तसल्ली हो गई इसी 3.5 साल ही। लेकिन ये जो लोग अभी भी उनसे तवक्को लगाए हुए, जाहिर है उनकी भी राय है ना, उसका भी एहतराम है। हक है। मैं इस बात पे, मैं उनके हक का एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और ये हक उनको जमहूरियत देती है और उनको मिलना चाहिए, जो इमरान खान को पसंद करते हैं और जो वो उसको वोट देते हैं। मैं उसकी इज्जत और एहतराम करता हूँ। जी, ये अच्छी बात की आपने। मसूद रजा साहब, IMF से हमें कर्ज भी मिल गया, खत लिखा गया था कि नहीं देना, जंग भी हमने जीत ली, दिवालिया होने से भी हम बच गए हैं। तो क्या वो जो मौलाना फजल रहमान साहब ने एक जुमला, गालिबन मुझे अगर सही याद है तो सियासत के गैर जरूरी अंसर गालिबन कहा था खान साहब के लिए, तो आप क्यों जरूरी अंसर उन्हें आपको लगता है, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। देखिए जी, मेरी कोई एफिलिएशन की तो बात है नहीं। मैं सहाफी हूं और मेरा काम यह है कि मैं एक आजादाना तजजिया करूं। जी। हुकूमत की लेजिटिमेसी पर सवाल है तो है, इसमें कोई दूसरी राय है नहीं। मैं नहीं, आप इलेक्शन के बाद पूरी दुनिया के मीडिया को उठा के अभी भी पढ़ लीजिए क्या कहा है दुनिया ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इलेक्शन तो दुरुस्त का तो कोई नहीं कह रहा ना, वो तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन मुतनाज़ा था, तो इस जबर के माहौल में इमरान खान को वोट पड़ा था। तो आप ये समझते हैं कि अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट कह रहा है कि पाकिस्तान का वफ आ रहा है और मैं ट्रेड करूंगा, तो वो तो सबसे ट्रेड की बात कर रहे हैं। और अमेरिका ने जब आपसे प्यार की बात की है तो फिर आपसे कुछ ना कुछ काम भी लिया है। तो ऐसी क्या चीज हुई है मुल्क के अंदर कि अमेरिका आपको जो है वो हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है? और ऐसी चीज कौन सी इस हुकूमत ने की है? देखिए भाई, ये जो अभी मेरे मोहतरम भाई नून लीग के कह रहे थे, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूं, इनकी बात शराफों पर। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो उससे पहले मिर्जा इस्माइल साहब इनके वजीर खजाना थे और उन्होंने आखिरी जो माली साल की रिपोर्ट होती है वो पेश की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ज़राअत जो है उसने 30 साल के रिकॉर्ड तोड़े थे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 30 साल के रिकॉर्ड तोड़े थे, रिजर्व हाई बेहतरीन थे। तो ये सारी चीजें थी। और जब इमरान खान ने हुकूमत ली थी तो उस वक्त मुल्क दिवालिया के करीब था। उसने फैसला देर से किया IMF पे जाने का, वो गलत फैसला था। देखिए, इन फैसलों की बात नहीं, हम इन चक्रों में पड़ेंगे तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मुल्क में सन
1971 की जंग के बाद दो पार्टी थी, एक पार्टी एस्टेब्लिशमेंट है और एक कोई सियासी जमात होती है। एक पीपल्स पार्टी थी, उसके सामने एस्टेब्लिशमेंट थी, एस्टेब्लिशमेंट जेयूआई बनाई, नवाज शरीफ साहब को प्लांट किया। नवाज शरीफ साहब ने जो है वो जब बेनजीर ने 88 के इलेक्शन जीते तो फिर उनका तख्ता उलटना चाहा। नवाज शरीफ साहब कैसे आए थे, एक फौजी हुकूमत में वजीर खजाना बने थे, फिर उसी हुकूमत में वो निगरान वजीर आला बने और फिर उसी हुकूमत में वजीर आला बने, फिर वो वजीर आजम बने। तो वो भी एक वो प्लान किए गए थे। तो बीबी जब आई थी 88 में तो भी बातचीत करके आई थी एस्टेब्लिशमेंट से, उन्होंने तय किया था कि कितने वजीर आपके होंगे, कितने वजीर आपके होंगे। तो ये हाइब्रिड जो निजाम है ना, ये बहुत पुराना निजाम है। ये बेनजीर के पाकिस्तान आने के बाद से जितनी भी हुकूमतें आई हैं, मुशर्रफ का माशाल्लाह रहा है या हाइब्रिड निजाम रहा है। इमरान खान ने खुल के कहा कि हाइब्रिड निजाम है, मैं हमेशा से इसके खिलाफ हूं। अगर आप वो निजाम रखना है तो आइन में तरमीम कर दीजिए, आइन को बदल दीजिए। तो ये गलतियां हर जमात ने की हैं, लेकिन हर जमाने में आप देखें कि एक पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ होती है, तो इस वक्त नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमकेएम, ये जमातें एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी से। कौन खड़ा हुआ है मुजाहिमत के लिए? इमरान खान। 2 साल उसने जेल काट ली है सर। अब वो 2 साल जेल काटने के बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि जी वो खत्म हो गया ना, वो डर्स बन गया ना, वो खस्से पारीना बन गया ना, भाई मेरी नहीं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों मौजूद होता है? मैं तो इतनी सी बात पूछ रहा हूं आपसे। मतलब जिक्र करना छोड़ दे, हुकूमत जिक्र करना आप कह रहे हैं छोड़ दे, बात ही ना करे, अपनी मईशत पे तवज्जो दे, अपने कामों पे तवज्जो दे। मगर मसला ये है कि काम कर नहीं रहे और डर ये है। मैं ये बात कह रहा हूं, हुकूमत की परफॉर्मेंस सर, यानी कर्जा लेकर आपने रिजर्व बढ़ा लेना और सारे इशारिया आपके मुल्क के अंदर जो है वो डिक्लाइन पर हों। इस दफा आप 400 से 500 का टैक्स लगाने जा रहे हैं। मसूद भाई कथा कलामी की मादरत, मैं थोड़ा, मेरी पोजीशन इस वक्त ये है कि मैं ज़ाहिर है कुछ फैक्ट्स हैं जिन पे बात करूंगा तो वो ये लगता है कि तासुर एक जमात की तरफ जा रहा है, तो मेरे लिए मुश्किल होता है। मैं शनीला अमार साहबा से याद दहानी के लिए आप सबको और इनसे सवाल भी कर लूंगा। हमें याद है जब परवेज मुशर्रफ साहब ने हुकूमत छोड़ी थी और पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत आई, तो हम चूंकि उस वक्त रिपोर्टिंग करते थे फील्ड के अंदर कराची में, वफाकी दारुल हुकूमत में, तो वहाँ बम धमाका, हर जुम्मे को बम धमाका होना लाजमी हुआ करता था। जिस जुम्मे धमाका नहीं होता था तो हम कहते ब्रेकिंग नहीं है यार हमारे पास। उसके बाद स्वात ऑपरेशन हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में काबीना से मंजूरी ली गई थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि नून लीग की जब 2013 में हुकूमत आई तो बड़े चैलेंजेस थे। वजीरिस्तान ऑपरेशन हुआ और सिर्फ वजीरिस्तान से 7.5 लाख लोगों ने हिजरत की, डेरा इस्माइल खान टेंटों में रहे। 2 साल वहां ऑपरेशन हुआ, क्लीन करने के बाद उनको घर बना के दोबारा दिए गए और वहां उनकी आबादकारी दोबारा की गई। फिर उसके बाद कराची ऑपरेशन, मसूद भाई आप और मैं कराची के हैं, हमें पता है कि कराची में क्या सूरत हाल थी, उसको खत्म किया गया। तो जब 2018 में, मेरा कहने का मकसद यह है, जब बानी पीटीआई को हुकूमत मिली थी तो उनको इस किस्म के बड़े चैलेंजेस नहीं थे। मैं बिजली का मामला भी भूल रहा हूं, जो नून लीग के दौर में जब संभाला इन्होंने तो बिजली की क्या सूरत हाल थी। तो शनीला अमार साहब आप समझती हैं कि एक सेकंड मुझे दे देंगे? मैं इस नहीं संदेला भाई, मुझे बात करने, मेरा सवाल लंबा हो गया उसके लिए माजरत। हाँ, बहुत गलत फिगर दी जा रही है, उससे इकोनॉमी की जरा थोड़ी सी याद दहानी करवाना चाह रही हूँ। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2018 में रिजर्व्स कितने छोड़ के गई थी नवाज लीग? 16 अरब डॉलर। इमरान खान कितने छोड़ के गए थे? 10 अरब डॉलर। बीच में आया था कोरोना, उस कोरोना के दरमियान आईएमएफ ने बड़ी कंसेशन दी थी। अगर याद ना हो मसूद रजा साहब को तो मैं याद करवाऊं कि 2022 में जब नवाज शरीफ की PDM 1 आई थी तो आईएमएफ ने आपका मुआहिदा सस्पेंड कर दिया हुआ था इमरान खान की उस वजह से कि जो वो बिजली की और पेट्रोल की कीमत बढ़ा के और बिजली की कीमत कम करके चले गए थे, जबकि उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किया था मैं बढ़ाऊंगा, और वही इमरान खान कहते थे लोगों को कि घबराना नहीं, अभी ये बढ़नी है। कोई मुल्क आपकी एलसी नहीं खोल रहा था, आपको आईएमएफ की शराइत क्यों माननी पड़ी? कि क्योंकि वही इमरान खान कह रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब हो रहा है, क्योंकि वो दिवालिया करके गए थे। आपका 85 अरब डॉलर पे दरामदी बिल पहुंचा हुआ था, क्योंकि बहुत से लोगों को दरामद के ऊपर छूट दी गई हुई थी। नवाज शरीफ के दौर के अंदर आपकी महंगाई थी 2% के ऊपर, आपकी दूसरी महंगाई थी, और ओवरऑल महंगाई 5% के ऊपर थी। बिजली का कोई बहरान नहीं छोड़ के गए थे, बिजली के पावर प्लांट्स लगा के गए थे जो कि आपके विंड के साथ चलने थे, थर्मल के साथ चलने थे, और आपके हाइड्रो के साथ चलने थे, आपके कोयले के साथ चलने थे।
जो कि चाइना के साथ मुआहदे हुए थे, इमरान खान साहब ने उन सबको बंद किया और वो महंगे फर्नेस ऑयल वाले जो उनके रजाक दाऊद के थे, हाशिम नदीम के थे, उनको चलाया, जिनकी वजह से सर्कुलर डेट बढ़ा और आज बिजली की ये कीमत हम देख रहे हैं। वो एलएनजी के मुआहदे जो शाहिद हकान अब्बासी कतर के साथ करके गया था, जो आपको 7-8 रुपए डॉलर पर वो मिल रहा था, और इमरान खान साहब ने उनके ऊपर क्या कहते रहते हैं कि करप्शन है, हकान अब्बासी के ऊपर केसेस चलाए गए थे जो आज तक साबित नहीं हुए हैं, और आपको कतर ने आपके मुआहदे खत्म किए थे उस करप्शन की वजह से। फिर रूस और यूक्रेन की वार आई, सारी दुनिया कतर की तरफ चलेगी गैस लेने के लिए, और वही कतर आपको $40 पर MMBTU के ऊपर आपको गैस देने के लिए तैयार हुआ था। तो ये सारी वो मिसमैनेजमेंट तो जो इमरान खान के दौर के अंदर हुई है, मुझे नहीं पता कौन से इंडिकेटर जो बेहतर बता रहे हैं। $3 अरब के कर्जे दिए गए थे कुछ बिजनेसमैनों को बगैर किसी इंटरेस्ट के, ये भी इमरान खान के दौर के अंदर ही हुआ था, जो सारी लिस्ट आई थी पार्लियामेंट के अंदर। तो इमरान खान को दहशतगर्दी का भी चैलेंज नहीं मिला था, दहशतगर्दी बल्कि वो वापस करके गया था जब वो अपने मुंह से कह रहा था कि हमने इतने हजार के करीब जो है वो तालिबान लाके बसाए हैं पाकिस्तान के अंदर के, कि जी हमारे पास चॉइस कोई नहीं थी। वही तालिबान जो वो अब आपके ऊपर हमले कर रहे हैं। गुड तालिबान बैड तालिबान की थ्योरी देने वाला कौन है? वो इमरान खान ही है ना, जिसने दहशतगर्दों को ग्लोरीफाई किया इस मुल्क के अंदर कि ये तालिबान है, हमारे भाई हैं, बैठे इनके साथ, और वो बिठा के आपने हाल देख लिया। तो जो चैलेंजेस वो क्रिएट करके गया था उससे ये हुकूमत निकल रही है। फिच ने अगर रेटिंग को बढ़ाया तो फ्रिज की क्रेडिट रेटिंग जो है वो शहबाज शरीफ ने नहीं उसको जाके कहा कि भाई थोड़ा सा ये काम कर दो, मेरी रेटिंग बढ़ा दो। उसने कुछ देखा है तो कहा है। IMF कह रहा है कि 39% रेवेन्यू बढ़ गया, तो वो क्यों कह रहा है कि ये बढ़ गया है? ब्लूमबर्ग अगर लिख रहा है तो वो क्यों लिख रहा है? उनको नवाशी तो जाके पैसे नहीं दे रहा ना ये सब कुछ लिखने के लिए। तो प्लीज थोड़ा ग्रे लिस्ट से भी हम व्हाइट लिस्ट में आए, थोड़ा बाहर निकले हैं। आप थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए थोड़ा सा क्रेडिट देने की कोशिश करें कि चीजें कुछ बेहतर हुई हैं। लेजिटिमेसी पे इस गवर्नमेंट पे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वो तो 2018 में भी उठाए गए थे, क्या उसको मान लिया गया? चले इसको इस तरह कर लेते हैं, 4 साल चलेंगे थे। अगर आप हाइब्रिड रिजीम पे चलेंगे तो फिर आप जो गवर्नर गुलाम मोहम्मद है ना वहां से शुरू हो जाएं, फिर तो आप हिस्ट्री खोलना शुरू करेंगे। लेकिन अगर मौजूदा की बात करें तो फिर इस हाइब्रिड रिजीम को मजबूत करने वाला सिर्फ इमरान खान है। ठीक है, आप उन्हें जिम्मेदार समझते हैं। परवेज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हुकूमत जो है वो दावे तो कर रही है, लेकिन ग्राउंड पे अगर मैं सब्जी मंडी जाता हूं, मैं गोश्त खरीदने जाता हूं, तो जो पीडीएम के दौर में महंगाई का तूफान हमने देखा था कि वो कहते हैं कि इनकी वजह से हुआ, पीडीएम की हुकूमत कहती थी माजी की वजह से ये सारा कुछ है। तो अब वो आम आवाम तक इन बेनिफिट्स जो गिनवाए जा रहे हैं हमें टीवी पर, चाहे वो इंटरनेशनल इदारे हो, पाकिस्तान के इदारे हो, आम आवाम को उसका फायदा कब तक पहुंचेगा, और पहुंच रहा है तो कहां पहुंच रहा है? ये भी एक सवाल है ना। मेरे भाई ये बात आप मुझसे ना पूछे। आज जब घर पे तशरीफ लाए, जब मेरी माँ, जब मेरी बहन या मेरी भाभी से पूछेगा वो आपको बताएंगी उसकी वजह क्या है। पिछले रमजान में 180 रुपए का प्याज किलो होता था, इस रमजान में 60 रुपए का बिका है। अच्छा, आप आलू की प्राइस ले लें, आप उसके अलावा फलों की प्राइस ले लें, आप लो सुन लें। ये मेरी बहन को, क्योंकि मैं ज़ाहिर वहां पे हूं नहीं तो मेरे लिए जरा मुश्किल होगा, मेरी बहन से सुन ले। हो सकता है मसूद साहब को स्ट्रॉबेरी अभी भी 200 रुपए की किलो मिल रही हो, अभी भी उनको मिल रही हो, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड पर चीजें बताने की जरूरत नहीं है। आप कराची में बैठे हैं या इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो ये चीजें जो है ना वो ऑलरेडी ग्राउंड रियलिटी पे पहुंच चुकी हुई हैं। ये तो बड़ी, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मैं अपने घर में जो पैसे भेज रहा हूँ, यहाँ से हर महीने मेरे जाते हैं, मुझे वहां से पता चलता है कितने में क्या मिल रहा है। आप देखें अभी लाहौर में आपको पता है कि पाकिस्तान की सबसे जदीद मंडी का गल्फ, जहां पे पूरे जदीद तरीन, जहां से लोग जाके बकरे खरीदेंगे और हर किस्म के फ्रॉड से पाक मंडी होगी, जहां पे किसी किस्म का फ्रॉड नहीं होगा। जिसके देखिए अवाम तक उसका फायदा पहुंच रहा है, और कैसे अवाम को फायदा पहुंचना है। हाँ, मेरे कुछ भाई, मेरे कुछ अभी भी यूट्यूबर, मेरे कुछ अभी भी एंकर भाई जो हैं वो चाहते हैं कि हाँ कट्टे मिले, बच्चे मिले, मुर्गियां मिले, तो वो नहीं मिल रही। वो मैं आपसे एग्री करता हूँ, वो बिल्कुल नहीं मिल रही। हाँ, वो अगर ये भी चाहते हैं कि वो जो भंग की कॉस्ट हो रही थी, भंग यहाँ पे लगेगी और उससे पता नहीं कितना मुल्क को फायदा होगा, हाँ वो नहीं हो रहा। लेकिन हो क्या रहा है कि सी पैक दोबारा शुरू हो गया, सी पैक 2 का फेज शुरू हो गया, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, हब बनेंगे बिजनेस के, और उसके अलावा फिर पूरी दुनिया जो है आपके पास दोबारा इन्वेस्टमेंट करने आ रही है। मुझे एक बात बताएं, दुनिया के किसी मुल्क में जंग खत्म होने के बाद 1 हफ्ते के बाद किसी स्टेडियम पर कोई ड्रोन गिरा हो, वहां पे कोई हलाकत हुई और एक वीक के बाद वहां पे पूरी दुनिया के इंटरनेशनल प्लेयर वापस आके मैच खेले हो,
दुनिया में ऐसा कहीं इसमें नहीं तो हुआ कोई दायरा नहीं है। परवेज साहब, आपके इस्लामाबाद में हुआ है, आपके पाकिस्तान में हुआ है। ये है कॉन्फिडेंस आपकी हुकूमत पर, आपकी मिलिट्री पर, आपके अदारों पर जो इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन जिनको समझ नहीं आनी उनके साथ आप जो मर्जी कर ले, उनको आप नहीं समझा सकते। मसूद रजा साहब, मैं सवाल नहीं है मेरे पास, अब आपने दोनों तरफ की गुफ्तगू सुन ली है, मैं इसलिए चाहूंगा जो आपके ख्यालात हैं वो। देखिए, मैं पहले यही कह रहा था कि मेरी जाति पसंद नापसंद कोई नहीं है। जो मेरे सामने रिकॉर्ड मौजूद है वो मैं बयान कर रहा हूं आपके सामने। हाइब्रिड रजीम आज का मसला ही नहीं है, ये तो साल का मसला है। हाइब्रिड किसी जमाने में ज्यादा जरूरत पड़ी, किसी जमाने में कम जरूरत पड़ी, हमेशा मुल्क में हाइब्रिड रजीम ही है। हमारे यहाँ ऑटोक्रेसी ही है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हुई, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को क्या बीवी ने पाकिस्तान वापस आने से पहले मुशर्रफ से बात नहीं की? बिल्कुल की। क्या नवाज शरीफ साहब काला कोट के पहनकर नहीं गए अपनी यूसुफ रजा गिलानी साहब को नायल करवाने के लिए? उनको नायल करवाने के लिए बिल्कुल गए। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह की तो धज्जियां इन्होंने खुद उड़ाई, और अभी जो कुछ हो रहा है वो क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा, उसकी पूरी खिलाफ वर्जी हो रही है। दूसरी बात, ये बिजली के मंसूबे भाई किसने शुरू किए थे? बेनजीर हुकूमत में शुरू हुए, नवाज शरीफ साहब ने लगाए, शहबाज शरीफ साहब ने लगाए, ठीक है। और कौन से लगाए? थर्मल लगाए। ये हाइडल कौन सा लगाया था? कौन सा हाइडल था जो वो लगा के गए थे और इमरान खान ने बंद कर दिया था? मुझे बताया ना उसका नाम। हाइडल का मतलब होता है डैम बनाकर उससे बिजली पैदा करना। सुखे किनारे जो था वो हाइडल से चल रहा था, और इमरान खान ने बंद कर दिया था। इमरान के दौर में नहीं बना था, उसने बनना था, वो इमरान के दौर में नहीं बना, वो पीडीएम 1 में आके कंप्लीट हुआ था। जनाब नहीं बना ना, 3 साल की हुकूमत थी, 2 साल कोरोना था, आप खुद मान रही हैं। तो ये तो रिकॉर्ड की चीजें है ना, जहां पूरी दुनिया बंद है वहां पर इमरान ने बंद नहीं किया था पाकिस्तान के अंदर कुछ भी काम नहीं किया, पूरी दुनिया तो बंद थी ना। तो फिर आप नहीं कह सकते ना सुखे किनारे का, आपके मुल्क में बन रहा ना, वो सुखे किनारे का प्रोजेक्ट चल रहा था ना, चलना चाहिए था ना। 20 प्रोजेक्ट थे बिजली के जो इमरान ने नहीं कंप्लीट किए अपने दौर के अंदर। अच्छा भाई, इमरान खान की हुकूमत जो है वो बिल्कुल नालायक हुकूमत थी, ठीक है, मान मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूं, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं ना। देखिए, आप एक डैम को लेकर, एक चीज को लेकर, शुगर का डैम नहीं, मैं पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हूँ। पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना आप, पावर प्रोजेक्ट को ले लीजिए। बिजली चीनी का बहरान हर साल। ठीक है, आखिर में परवेज साहब आप मुझे सुन रहे हैं? अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया और प्रोग्राम का टाइम भी मुकम्मल हो चुका है। शनीला मार साहब, मसूद रजा साहब और परवेज संदेला साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया तीनों। नाजरीन, एक दफ़ा फिर बानी पीटीआई ने तहरीक का ऐलान कर दिया। तहरीक की नौयत और इसकी क्या कंडीशन बनेगी, क्योंकि माजी में हमने देखा कि वफाकी दारुल-हुकूमत पर चढ़ाई की गई, इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ पॉलिसी बताई जा रही है, अगले कुछ रोज़ में सामने आ जाएगी। क्या ये वाकई हुकूमत के लिए किसी किस्म का कोई ख़तरा है, या अपने कारकुन को जिंदा रखने के लिए है, या एक राय ये भी है कि बानी पीटीआई जेल के अंदर फ्रस्ट्रेटेड है, उनसे कोई बात नहीं कर रहा, तो इस वजह से अब उनके पास आखिरी ऑप्शन ये है कि एक दफ़ा फिर वो इस किस्म की तहरीक चलाएं। कल तक के लिए इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।